हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क अप स्टडी पर। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बिहाफ पर हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पैरामेडिकल, आपकी नर्सिंग हो गई, नीट हो गई या एकेडमिक्स के जो भी टॉपिक्स है, ताकि आप उनकी प्रिपरेशन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो वो भी कर सके। तो बस आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बिहाफ पर ही हम आगे कैसे हमें किस डायरेक्शन में काम करना है हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। जैसे आप लोगों की हिंदी मीडियम की कमेंट्स आई एज वेल एज इंग्लिश मीडियम की भी आई, तो हम लोगों ने यही सोचा कि इंग्लिश मिक्सअप लेने से बेटर है कि हम सेपरेट वीडियोस लें, ताकि किसी भी मीडियम्स वाले को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो अभी हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन के कुछ मूलभूत आधार सिद्धांत से इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पहले चैप्टर का ये पहला टॉपिक है। और क्लासेस कैसी लग रही है, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ में। पहला जो टॉपिक है वो है पदार्थ, क्योंकि हमारा वही है, उसमें हम एक एक चीज को बेसिक से समझने वाले हैं। देखो, बेसिक यानी कि हमारी नींव अगर स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपको हर एक चीज बेसिक्स फॉर्म में अगर क्लियर हो गई तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे कॉम्पिटिटिव में, तो ऑप्शन चेंज भी रहे ना तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव को रटने की बजाय आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम। पदार्थ किसे कहते हैं, कोई भी पदार्थ क्या होता है? तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी, जैसे ये पेन है, इसमें कुछ ना कुछ भार है और ये स्थान घेर रही है, आप कहीं पर भी रखो, भले ही छोटी से छोटी वस्तु है, तो वो कोई भी वस्तु जो कुछ भी जगह घेरे, स्थान घेरे और जिसमें भले थोड़ा सा भार हो, थोड़ा सा द्रव्यमान हो, उस हर वस्तु को कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। अब ये है इसके गुण, क्या पढ़ेंगे इन्हें हम? गुण। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? देखो, एक क्वेश्चन बन गया आपका, पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल, कोई पौधा है, उसका एक पत्ते के ऊपर बरसात की वजह से ये जो बूंदे पड़ी हैं, अब इसमें से हम किसी भी एक बूंद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्षा की बूंद। और अगर वो देखें कि एक वर्षा की बूंद, देखो क्वेश्चन बन रहा है बेटा, एक वर्षा की बूंद या बारिश की बूंद या पानी की बूंद, कुछ भी लिखा है, में कणों की संख्या बताइए। तो में कणों की कितनी संख्या होती है? 10 की घात 27। ठीक है, अब गिन लेना ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं भूल गई शायद। 10 की घात 24 कितनी होती है? 10 की घात 24 कणों से मिलकर बनी होती है। तो एक वर्षा की बूंद या एक पानी की बूंद कितने कणों से मिलकर बनी होती है? 10 की घात 24 कणों से मिलकर बनी होती है। दिख रहा है एग्जाम्पल? देखो, इमेजेस इसलिए डाली है, एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो इमेजेस हम भूलते नहीं है, हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। अगला टॉपिक है, ठीक है, आपने कहा और हमने मान लिया, ठीक है यहाँ पर, लेकिन हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, हमें प्रूफ चाहिए कि कैसे। तो इसके लिए दो प्रयोग किए गए हैं, उन दोनों प्रयोग को देखेंगे, जिसमें से एक ब्राउनी मूवमेंट है या ब्राउनी गति है और एक होता है हमारा विसरण। क्या होता है? विसरण। इन दोनों प्रक्रियाओं की मदद से हम पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, इसके लिए प्रमाण निकालेंगे। तो ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सी दो विधियां हैं जिसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पहला क्या है? ब्राउनी गति, और दूसरा है विसरण। ठीक है, क्या है? विसरण है। इसके बाद हमने इसको देखा कि जो पदार्थ है, उसने बोला कि कणों के अस्तित्व और उनकी गति, दो चीजें, एक तो कणों से मिलकर बना है और एक उसमें गति भी होती है। क्या होती है? गति भी होती है। इसके प्रमाण के लिए हमने क्या करा? अलग अलग पदार्थों को आपस में मिला दिया। क्या करा? अलग अलग पदार्थों, क्या करा? अलग अलग पदार्थों को आपस में मिला दिया। उसके बाद देखा कि इनमें जो गति है, गति को कौन देख रहा है? पहला ब्राउनिन भी देख रहा है, विसरण भी देख रहा है, और उनके प्रयोग को देखा। जब उनके प्रयोग से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुए उसके आधार पर देखा, तो ये जो ब्राउनियन नाम के वैज्ञानिक थे, इसकी गति को ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति भी कहा जाता है।
तब इसकी जो गति थी, इसकी गति के लिए इन्होंने क्या करा, पराग कण लिए। क्या लिए? पराग कण लिए। अब ये जो पराग कण थे, इन्होंने क्या करा, इन पराग कण को इन्होंने इसका जली विलयन बनाया। कौन सा विलयन? जली विलयन। जली विलयन बनाने के लिए क्या करना है, पानी में इनको घोल देना है। क्या करना है? पानी में इनको घोल देना है। जैसे पानी में घोला और माइक्रोस्कोप लिया, यानी कि सूक्ष्मदर्शी लिया और उसकी मदद से ऐसे देखा इनको, ठीक है। जब देखा तो इन्होंने क्या कर देखा कि ये जो कण थे ना, इनकी जो गति थी वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति थी, जिसको बोला जाता है जिगजैग गति। इसको इंग्लिश में ही याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं लिखता है, हिंदी में जिगजैग लिख देता है। तो यदि आप जिगजैग रख लेंगे तो कॉम्पिटिटिव में तो दोनों में ऑप्शन रहता है, तो आपको एक ही वर्ड याद रखना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कहा जाता है। लेकिन जब भी क्या होगा, हमेशा आंसर की में इंग्लिश के आंसर को ही सही माना जाता है। तो प्लीज बेटा इसका आंसर बस जिगजैग याद रख लेना, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। दूसरा जो था एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। इसका ये ऐसे विलयन बनाया गया, जली विलयन। कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, कोनिकल फ्लास्क। पहले क्या करा, इसको एक बीकर में ले लिया हमने, एक जार में ले लिया, पानी भर के उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। थोड़े टाइम बाद देख रहे हो इसके जो कण हैं धीरे धीरे इसमें फैलते जा रहे हैं। देखो लास्ट में क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन था पूरा एक जैसा बन गया। कैसा बन गया? एक जैसा। इसको बोलेंगे समांगी सॉल्यूशन, समांगी विलयन। क्या बोलेंगे इसको? समांगी विलयन। क्या आपको इसमें ऐसा कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का कण है या ये जल का कण है? हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, यानी पूरे के पूरे विलयन में ये जो दोनों प्रकार के कण हैं वो इतनी तरीके से वितरित हो गए, फैल गए हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते। तो जब नहीं पहचान सकते तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ऐसा विलयन कहलाता है समांगी विलयन। क्या कहलाता है? समांगी विलयन। तो इसने ये बताया कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। कैसे पता लगा? हमने तो कुछ नहीं किया है, चुपचाप देखो धीरे 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 गति करते हुए पूरे जल में कितने अच्छे से फैल चुका है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कण गति करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे गति करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, अब दो गैसों का मिश्रण ले लिया। इससे पहले हमने कौन सा मिश्रण लिया था? ठोस का द्रव में मिश्रण। क्या किया था? ठोस का द्रव में। अब हमने कौन सा मिश्रण लिया है? गैसों का मिश्रण लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि ये जो ब्रोमीन गैस है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हमें मिलती है। कौन सी अवस्था में मिलती है? तो गैस, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हमें मिलती है। एक टेस्ट ट्यूब में ये भरी हुई है। अब ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है जो पूरी तरह से खाली है। इसको क्या करना है? इसके ऊपर ऐसे उल्टी कर देना है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्रोमीन के कण हैं ये दोनों टेस्ट ट्यूब में इतने अच्छे से एक जैसे फैल चुके हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों में क्या होती है? गति होती है। कणों में गति होती है, क्योंकि ये गति करते हुए तो एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में पहुंच गए हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि पदार्थ के कणों में क्या होती है? गति होती है। अगला देखते हैं हम कि निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों से। तो इन दोनों से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जो विसरण है, विसरण मतलब क्या हो रहा है? बह रहे हैं कण, गति कर रहे हैं, बहना या फिर गति करना। गति करना। अब किस प्रकार से गति कर रहे हैं? ये कैसे गति कर रहे हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी सांद्रता नहीं थी, कुछ भी कण नहीं थे, उस और दोनों की सांद्रता कैसी हो गई है? बराबर। तो आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि विसरण का मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन ये है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, अधिक सांद्रता की ओर गति करना, या फिर इसका उल्टा दूसरा ऑप्शन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। ठीक है, आंसर बताइएगा। दोनों तुक्के मत लगाइए क्योंकि दो ही ऑप्शन दिए हैं। तो
इससे ये समझ में आ गया कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये ऑप्शन दोनों बन जाते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला ए, दूसरा बी, दोनों नहीं, केवल एक, केवल दो या दोनों। तो दोनों कथन सत्य आ जाएंगे कि पदार्थ के कणों में निरंतर गति होती रहती है। और ये किससे मिलकर बना है? कणों से। और ये कण निरंतर गति करते रहते हैं। इसके बाद हम देखें कि दूसरा जो गति आई वो गति आई ब्राउनी गति। क्या गति आई? ब्राउनी गति आई। तो ब्राउनी गति का अगर हम देखें तो क्या है? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, पराग कण को कहाँ पर घोला गया? पानी में, या जली विलयन बनाया गया इसका। तो ब्राउनी नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के विलयन को प्रयोग किया था? तो कौन सा विलयन लिया था इन्होंने? जली विलयन। तो जली विलयन जब बनाया था तो किसका उपयोग किया था इन्होंने जली विलयन में? पराग कणों का। पराग कणों का इन्होंने उपयोग किया था। पराग कणों को इन्होंने जल में घोलकर एक जली विलयन बनाया था। तो ये इन्होंने देखा कि जब इसको इन्होंने घोल लिया, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ये देखा कि कण लगातार गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कण लगातार गति कर रहे हैं। और जब ये गति कर रहे हैं, देखो ये गति दिख रहा है, तो जो तेज गति वाले कण हैं वो जब आपस में टकरा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? लगातार आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे एक कमरे में बहुत सारी गेंदों को भर दिया जाए तो एक गेंद आपस में टकराएगी, दीवारों से टकराएगी, और उनकी गति जो होगी रैंडम होगी, अनिश्चित गति होगी, कोई फिक्स गति नहीं होगी। तो एक तो हो जाएगा अनिश्चित गति और एक हो जाएगा आपका आंसर जिग जैग। क्या फिक्स डायरेक्शन है इसका? नहीं है, अनिश्चित है, या फिर इसको बोलेंगे रैंडम है। क्या है? रैंडम है। ठीक है, तो ये असली वाला डायग्राम है परागकण का, और ये कुछ इस प्रकार से गति करता है। और ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये पानी के कण हैं, और ये सब आपस में टकराते हैं तो इनकी एक इनफाइनाइट मूविंग होती है, इनविजिबल मूविंग है, जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा है। इनविजिबल मूविंग किसकी हो रही है? पानी के कणों की हो रही है। बाकी पोलन ग्रेन की तो हमें दिखाई दे रही है, यानी पराग कणों की तो हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे कि जो ब्राउनियन गति है वो गैसों में भी देखी जा सकती है। किसमें देखी जा सकती है? ऑप्शन बन गया, ब्राउनियन गति निम्नलिखित में नहीं देखी जा सकती, ऑप्शन देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रव में देखी जा सकती है, ये गैसों में भी देखी जा सकती है। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखो, मान लीजिए कमरे में कोई छोटा सा छेद है, एक खिड़की है, कहीं से खिड़की बंद कर रहे हो, वहां पे छोटा सा छेद है, दरवाजे के ऊपर या नीचे कहीं छेद है, उसमें जो इस तरह से लाइट आती है, सूर्य की रोशनी, तो इसमें आपने देखा ऐसे धूल के कण हमें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते, उनकी गति कोई फिक्स नहीं होती है। उसमें इस गति को, ब्राउनी गति को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो निम्नलिखित इसमें से ब्राउनी गति का उदाहरण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। देखो बेटा, टॉपिक क्लियर करने से ये है कि आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चंस हम बीच में बताते जा रहे हैं, इसके साथ साथ हम लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो अगर आप नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपके टॉपिक्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे कवर अप हो जाएंगे, इतनी हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि देखो मैं बीच में क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ आपको किस टाइप से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसी गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। तो ये द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। और इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति का नाम याद रख लेना, इस गति को कहा जाता है निलंबित ब्राउनियन गति। कैसी गति कहा जाता है? निलंबित ब्राउनियन। अब देखते हैं कि जो ब्राउनियन गति है उसका अस्तित्व हमें क्या क्या बताता है। तो जैसे विसरण में हमने देखा, वैसे ही अभी हम विसरण के और एग्जाम्पल देखेंगे। जितने एग्जाम्पल, जितनी पिक्चर, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो अस्तित्व में हमें बताता है पदार्थ की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बताता है? पदार्थ की प्रकृति के बारे में। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। और पदार्थ की प्रकृति के बारे में कितने निष्कर्ष निकाले हैं? 2। कौन सा? कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। इसके बाद पदार्थों के कणों की विशेषताएं हम देखते हैं। इन दोनों कंक्लूजन निकला है कि जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, एकदम की पॉइंट है ये। इसके बाद है पदार्थ के कणों के बीच में हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आप एक बॉक्स में बॉल भरते हैं, क्या भरते हैं? ऐसे बॉल भरते जाएंगे तो ये जो बॉल है इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? रहेगा ऐसे स्पेस। बहुत सारी बॉल नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है, कलर दिख रहा है ये वाला अच्छे से?
इसको ओपन करते हैं, दूसरे कलर से फिल कर देते हैं ना। ये येलो कलर जो दिख रहा है ना, पीला वाला, ये खाली स्थान है सबके बीच में ऐसे। तो यहाँ पर भी अगर बॉल बनाएंगे तो ऐसे रह जाएगी जगह। तो सभी के बीच में क्या होता है, खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण है, अभी हमने देखा लगातार गति करते रहते हैं या गतिमान रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, हमने क्या भरा था, ये पानी भर दिया एक बीकर में। अब हमने क्या करा, इसको रख दिया फ्रीज में। कहाँ रख दिया, फ्रीज में। अब फ्रीज में जब रखा तो ये जो कण थे, इन कणों के बीच में क्या होगा, परस्पर आकर्षण बल होगा। क्या होगा, परस्पर, जैसे चुंबक एक दूसरे को खींचता है ना, सेम वैसे। तो खींचने की वजह से क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और पास आने की वजह से ये जो द्रव अवस्था में था ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो पदार्थों के कणों के बीच में हमेशा एक गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है, और ये लगातार एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। दूसरा प्रूफ देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अभी तो हमने इससे पहले जो केमेनोफोर का एग्जाम्पल लिया था, वो ऑटोमेटिक जो घुल रहा था, समांगी जो विलयन बना था, उसमें हमने ये देखा था कि पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या देखा था बेटा, गति, क्योंकि हमने उसमें ठोस डाला था और जल में उसको घोल रहे थे। अब यहाँ पे ये घुला हुआ विलयन बन गया है, ये भी हमारा समांगी है। कैसा है, समांगी है। जब ये अगर समांगी है ऑलरेडी, समांगी, तो फिर हमने आगे क्या किया, अब हमने क्या किया कि इसमें से आधा विलयन दूसरे बीकर में डाल दिया। क्या करा, दूसरे बीकर में डाल दिया और उसको पूरा वापस उतना ही पानी भर दिया। तो अगर इसका कलर देखेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में तनु है और ये अधिक सांद्र है। जितना ज्यादा प्योर है, जितना ज्यादा गाढ़ा है, उतना ही वो सांद्र है। फिर से अब इसमें क्या करा हमने, आधा जो इसका आधा पार्ट था इसमें डाला और आधा पानी मिला दिया। ये प्रक्रिया हम अंत तक दोहराते गए। तो इससे लगातार अगर इसके अंदर हम देखें तो इसका कलर कैसा हो गया है, बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि इसमें कणों की संख्या कम हो गई है। लेकिन ये प्रयोग ये सिद्ध करता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इतना पानी मिलाने के बाद भी विलयन तो पूरा समांगी दिख रहा है आपको, एक जैसा, मतलब पूरे विलयन में एक जैसे कण विद्यमान है और बहुत छोटे छोटे कण हैं। तो अंततः भी हम जा रहे हैं तो भले हल्का ही कलर हमें दिखाई दे रहा है, किंतु दिखाई दे रहा है। तो बहुत छोटे लेवल तक भी हम इन कणों को मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे कणों से मिलकर बना। ऐसा नहीं कि बड़ा कण है तो एक बार डाला और वो बड़ा कण अलग हो जाएगा। बहुत छोटे कण हैं तो वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण, हर एक गुण को मैंने डायग्राम से बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये पानी है और इस पानी में अब हमने क्या करा है, थोड़ी सी शक्कर को घोल दिया है, शक्कर डाल दी और घोल दिया। अब अगर आप इसका आयतन नोट करोगे तो ये आयतन वहीं पर है। आयतन को अगर आपने पहले पानी था और मार्क कर दिया होगा तो ये आयतन उतना ही है। तो फिर ये शक्कर के कण गए कहाँ, तो अभी जैसा कि हमने देखा कि जो बोल वाला एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया था, इन बोल के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था। तो उन रिक्त स्थानों के बीच में ये जो शक्कर के कण थे ये घुस गए हैं, और जब ये घुस गए हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देखो मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे ये शक्कर के कण आपको दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, खाली जगह पर। सेम वैसे ही बोल के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसीलिए आयतन नहीं बढ़ता। ये प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया है कि 1 लीटर जल में 5 ग्राम शक्कर घोलने पर उस जल का आयतन क्यों नहीं बढ़ता है, और फिर शक्कर कहाँ गई, तो वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसके बीच में जाकर फंस गई है, इसीलिए, या मिल गई है, इसीलिए उसका आयतन नहीं बढ़ता है। अगला है, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। आप खुद ने देखा होगा, किसी मंदिर के आसपास से गुजरेंगे या आपके घरों में ही देख लीजिए, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं तो उसकी खुशबू बाहर के रूम तक आ जाती है। तो हम तो उस रूम में गए ही नहीं। अगर कोई परफ्यूम डिओ लगा रहा है, कोई अच्छी सी डिश बन रही है, मम्मी खाना बना रही है, पराठे बना रही है, पानी पूरी के ठेले के आसपास से गुजरो आप, कहीं पे कोई रसोई बन रही हो, किसी का उद्घाटन हो रहा है, तो 2-4
घर दूर भी होगा तो आपके घर तक सब्जी की खुशबू आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। गति करते हुए वो वहां से गति करते करते हमारे तक पहुंच गए। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि जब हम उस जगह पर ही नहीं गए तो वो खुशबू हम तक कैसे पहुंचे। बहुत दूर नहीं बोल रही मैं, एक लिमिटेड तक ना, क्योंकि वो बिखर जाएंगे। तो कुछ दूरी तक हम इसको आराम से फील कर सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कण गति करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी वस्तु के पीछे अगर वो ठोस है, कैसी है? ठोस है, तो ठोस होने के पीछे कोई तो कारण है। अगर ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो ये दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। जैसे हम जल का देखते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े दूर होते हैं और गैसीय अवस्था में बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वो आकर्षित होकर एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और वो वस्तु ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो किसी भी वस्तु के, पदार्थ के ठोस होने के पीछे की गुण यही है कि वो कैसे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल उनके बीच में पाया जाता है। तो ये हमने चारों गुण ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? चारों गुण ले लिए। अब हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ कठोर या तरल कब कहा जाता है। तो कठोर मतलब हार्ड, जैसे कि अगर आप पत्थर पे हाथ मारो या हाथ पे पत्थर मारो, लगनी आपको ही है क्योंकि आपका हाथ सॉफ्ट है। तो जो जितनी हार्ड है, जितना कठोर है, उसको उसकी कठोरता कहा जाएगा। जिन भी पदार्थों में बहने का गुण होता है, चाहे वो द्रव हो या गैस हो, उसे कहा जाएगा तरल। क्या कहा जाएगा? तरल। तो ये गुण हमें जनरली द्रव द्रव वाले पदार्थों में और गैस वाले पदार्थों में देखने को मिलता है, जबकि ये गुण हमें तीनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ज्यादा होता है, द्रव में कम और गैसों में बहुत कम होता है। कैसे? इसको सिद्ध करके देखते हैं। ये देख लिया हमने, अविचलित या फिर क्या होगा? अलचीला। अलचीला कर लेना इसको। पत्थर कठोर होता है क्योंकि वो अविचलित होता है और अलचीला होता है, अलचीला कर लेना इसको। तरल का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जो आसानी से तैरता है, आसानी से बह सकता है और उसको रखने के लिए हमें किसी बर्तन की आवश्यकता होती है। पानी को आप कुछ भी हाथ में भी रख रहे हो तो आपको उसको शेप दे रहे हो ना, सिर्फ उसको ऐसे जैसे बॉल को रख दिया, पेन को रख दिया, ऐसे हम नहीं रख सकते। ठीक है, ठोस पदार्थ कैसा पदार्थ होता है? कठोर होता है। जबकि जो द्रव्य पदार्थ होता है वो कैसा होता है? तरल। और हमेशा जो द्रव पदार्थ है वो किसी भी पात्र में नीचे जाके ही रुकेगा। ठोस तो आप बर्तन के ऐसे ऊपर भी रख दोगे तो टिक जाएगा, है ना? ये नहीं टिक सकता। तो आप, और जो द्रव होता है वो पूरे पात्र को क्या करता है? नहीं भरता है। अभी आप बोलोगे हमने तो देखा है भर देता है। गैसीय पदार्थ पात्र को पूरी तरीके से भर देती है, पूरी द्रव की तुलना में गैसें भरती है। इसको उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से नहीं होता है। और ठोस तो बिल्कुल नहीं भरते, द्रव भी भरता है लेकिन जो गैसें होती हैं वो पूरी तरीके से भर देती है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन। ये हमने पदार्थ की अवस्थाएं ली है, ये ठोस पदार्थ है, या बर्फ डाली हमने ग्लास में तो इसमें खाली जगह रह गई है। जो द्रव डाला है उसमें भी कुछ गैसें घुली हुई होगी मिनिमम मात्रा में, लेकिन अगर हम गैसों को देखेंगे तो गैसें पात्र में पूरी तरीके से फैल जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए तो ठोस नहीं भरता है, द्रव भी लिख दीजिएगा भरता है, लेकिन अगर ऑप्शन में गैसें हैं तो गैसें पात्र में पूरी तरीके से फैल जाएंगी। तो द्रव और गैस को आप लिख सकते हो कि पूरी तरीके से भरते हो, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। पदार्थ का ठोस, द्रव और गैसों में वर्गीकरण किया गया है क्योंकि तीन अवस्थाओं में इसको बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में जो कण है वो बहुत पास पास है क्योंकि इनके बीच में क्या है? आकर्षण बल है। इनके बीच थोड़ा सा आकर्षण बल कम है तो ये थोड़े दूर है, इनके बीच में बहुत कम आकर्षण बल है तो ये बहुत दूर दूर है। ठोसों के गुण को देखते हैं। जो ठोस होते हैं उनका आकार कहीं पर भी ले जाओ, इस पेन का आकार हर जगह ऐसा ही है, आयतन भी इसका जितना है उतना ही ये बदलेगा नहीं। इनको ज्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है भाई, स्पंज को दबा सकते हैं हम, ठीक है, इस पेन को दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। ठीक है, टेबल को दबा सकते हो क्या? नहीं। इस बोर्ड को नहीं दबा सकते, नहीं दबाएंगे, जोर से डिस्प्ले है उसकी,
तो फिर देखो, इसके बाद इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और ये भारी होता है। अब जिस वस्तु का घनत्व, देखो वस्तु का अगर घनत्व ज्यादा है, कैसा है बेटा, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तुलना किससे करते हैं, जल के साथ में, किससे करते हैं, जल के साथ। अगर जल से ज्यादा है तो वो वस्तु डूब जाएगी, क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर कम है तो वो तैर जाएगी। लेकिन अगर वो बराबर है, क्या है, बराबर है, तो वो आधी तैरती हुई आधी जल में डूबी हुई हमें प्रतीत होती है। जैसे मग्गे को आधा भर दो पानी से तो वो ना डूबेगा ना ऊपर जाएगा, बराबर, वो आधा पानी है तो वहां तक डूबा रहेगा बराबर पानी में, ठीक है, ऐसे, तो वो बराबर है इसीलिए। अब ठोस कभी भी प्रवाहित नहीं होता, ठोसों को बहते हुए देखा, मैं ये नहीं कह रही कि बोल को हमने लुढ़का दिया वो बह रही है, ऑटोमेटिकली जैसे जल बहता है हवा बहती है उस प्रकार से ये प्रवाहित नहीं होते। ये पात्र को कभी भी पूरी तरीके से नहीं भरते। कैसे, ये इनके बीच में ऐसी खाली जगह रह जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैडम हम क्या करेंगे, ईंट का संचा लेकर आएंगे और उसमें ईंट भरेंगे तो वो तो पूरी तरीके से भर जाएगा, तो वहां पे वो बात नहीं हो रही। जब आप ठोसों को एक साथ, जैसे एक गिलास में बहुत सारे पत्थर डाल दो, बहुत सारे पत्थर, तो उनके बीच में खाली जगह रह जाएगी, ठीक है। और ईंटों में भी देखोगे तो थोड़ी बहुत हवा घुसी हुई रहती है ना, द्रव के गुण है। इनका आयतन तो निश्चित होता है कि 1 लीटर जल है तो वो 1 ही लीटर लगेगा, चाहे आप गिलास में डालो, बॉटल में डालो, बड़े मग्गे में डाल दो, टब में डाल दो, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जिस वस्तु में डालोगे, जिस पात्र में डालोगे वो वैसा ही आकार ले लेगी। इसके बाद इनको बहुत ज्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ मात्रा में। इनका घनत्व भी क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, माध्यम से उच्च होता है। सिर्फ जल की तुलना करोगे तो जल का तो वही होगा, लेकिन दूसरे द्रव्य लोगे, जैसे आपने शहद ले लिया, दूध ले लिया, ठीक है, जूस ले लिया किसी का भी, तो इनका घनत्व कैसा है, ज्यादा है। आमतौर पर घनत्व अगर तुलना की जाए तो ठोसों की तुलना में ठोसों से इनका घनत्व कैसा होता है, ठोस से कम होता है। लेकिन माध्यम, अगर माध्यम के हिसाब से देखा जाए, द्रव की तुलना में, जल की तुलना में कई सारे ऐसे द्रव हैं जिनका घनत्व ज्यादा होता है। ये आसानी से बहते हैं, हमें पता है, ये जूस आप दूध नीचे गिरा तो आराम से बह जाएंगे। ये पात्र को अभी बोल रही हूँ पूरी तरीके से नहीं भरेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से ये भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है, भरेंगे लेकिन गैसों के बराबर नहीं भरेंगे, ठीक है। जैसे कि जूस, दूध, पानी, तेल आदि, इनमें भी गैसों के कण विद्यमान है, पूरी तरीके से द्रव नहीं है, इसीलिए ये बात कही जा रही। आप बोलेंगे हमने तो ग्लास में डाला पूरी तरीके से भर गया, अरे बेटा ऐसा नहीं है। देखो, ये देखा, जिस बर्तन में डाला है उसी के आकार ले लिया है इसने, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो फिक्स है, उतनी ही मात्रा है इसकी, ज्यादा नहीं ली है हमने। इसके बाद देखें गैसों के गुण, इनका ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, आसानी से इनको दबाया जा सकता है, गुब्बारे को दबाते ना। इसके बाद इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, ये द्रव और ठोसों की तुलना में बहुत हल्की होती हैं, आसानी से तैरती हैं और किसी भी पात्र को पूरी तरीके से भर देती है। हमें दबाने की जरूरत नहीं, गैसें खुद ब खुद उस आकार को ले लेंगी जिसमें आपने उसको भराया, या खुद ही भर जाएंगी। ये एग्जाम्पल लिया है, वही हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर इसको, दूसरी टेस्ट ट्यूब को उल्टी कर दी है। तो अगर इस जगह आपने द्रव को किया होता, वही इस जगह आपने यहाँ पर द्रव को भरते आप, और अगर कोई जल भर के देखना, टेस्ट ट्यूब उल्टी रखना, क्या वो पात्र को पूरी तरीके से भरेगी, नहीं भरेगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे, जो आपको समझ में नहीं आया था कि हमने क्या करा है, ये एक गिलास था और इसमें आधा गिलास पानी भरा है, तो वो इतनी ही जगह में रहेगा, ऊपर नहीं भरेगा। लेकिन आपने इतनी जगह में भी गैस भरी हुई होती तो इस पात्र को वो पूरी तरीके से भर देगी, पूरी इसमें फैल जाएगी। देखो, एक टेस्ट ट्यूब के बराबर गैस थी, ये दोनों टेस्ट ट्यूब अब हमारी यहाँ तक भर चुकी है। समझ में आया किस प्रकार से मैं कहना चाह रही थी। गैसों में विसरण, अभी हमने देखा खुशबू, जो सुगंध है वो एक कमरे से दूसरी कमरे तक, एक घर से दूसरे घर तक किस प्रकार से पहुंच जाती है, कुछ दूरी से हम तक पहुंच जाती है। तो गैसों में क्या होता है, विसरण होता है। क्या होता है गैसों में, विसरण। द्रवों में भी होता है और ठोसों में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक विसरण किसमें पाया जाता है, गैसों में। ठोसों में कुछ ही ठोसों में होता है, या न के बराबर हम कह सकते हैं। सबसे अधिक विसरण किसमें होता है, गैसों में होता है, ठीक है। तो ये अगर खाने की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, इत्र की खुशबू हम तक पहुंचना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है,
विसरण का उदाहरण है। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं हम इस टॉपिक्स के। गैस का कौन सा गुण उसे किसी भी पात्र में समान रूप से भरने में सक्षम बनाता है? घनत्व के कारण, कम संपीड़नशीलता, तरलता या विसरणशीलता। अभी देखा हमने गैसों में कौन सा गुण पाया जाता है जिसकी वजह से खुशबू हम तक पहुंच जाती है? विसरण, मतलब फैल रही है विसरण की वजह से, गति कर रही है, तो गुण क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा विसरणशीलता। क्या आ जाएगा? विसरणशीलता। ठीक है, जहां डाउट आए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, कमेंट कर सकते हो आप लोग। इसके बाद ये आंसर रहा आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़नशीलता अधिक है? संपीड़नशीलता या संपीड़ितता, किसको सबसे ज्यादा दबा सकते हैं? अभी हमने देखा था ठोस को दबा सकते हो क्या आप? नहीं दबा सकते। द्रव को दबा सकते हैं लेकिन बहुत कम। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि किसको सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो गैस को दबा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा गैसें। क्या हो जाएगा? गैसें। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है? अभी पढ़ा था ना हमने, ठोसों का तो आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। आप जल को ग्लास में भरो वो ग्लास जैसा, बोतल में भरो बोतल जैसा, जिस भी पात्र में भरोगे, जिस भी बर्तन में भरोगे, वो उसका ही आकार ले लेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा द्रव। क्या आ जाएगा? आंसर द्रव निकल के आएगा, क्योंकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है कि जो टॉपिक्स हमने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लाने की कोशिश की होगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए मददगार होगी। अच्छी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एकेडमिक्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको मदद करेगी। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, ये भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।